नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह चौहान और आज हम चर्चा करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कन्वर्जन पर। तो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। ओपन द डोर। और इसका जो पैसिव वॉइस कन्वर्जन दिया गया है वो दिया गया है लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू। तो पॉइंट ये है कि जब हमने ओपन द डोर इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किया तो ये लेट शब्द कहाँ से आया और इसका इसमें क्यों प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो है इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे बनता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो इम्परेटिव वर्ब के द्वारा बनते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि इम्परेटिव वर्ब क्या होती है। तो इम्परेटिव वर्ब जो होती है वो एक प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या मतलब है, क्योंकि आप कहेंगे कि हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है, सेकंड फॉर्म पढ़ी है, थर्ड फॉर्म पढ़ी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म पढ़ी है। ये आपकी प्लेन वर्ब फॉर्म क्या होती है। तो प्लेन वर्ब फॉर्म का मतलब होता है कि वह क्रिया जो टेंस्ड वर्ब नहीं होती है। टेंस्ड वर्ब से मतलब है कि वह क्रिया जिसका टेंस फॉर्म नहीं होता है, यानी कि वह क्रिया ना तो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ना वो सेकंड फॉर्म में लिखी जाती है, ना वह क्रिया आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी जाती है, और ना ही वो क्रिया थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी जाती है। तो जो इम्परेटिव वर्ब होती हैं वो हमेशा प्लेन वर्ब फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर ओपन को देख रहे हैं, ये प्लेन वर्ब फॉर्म है, ठीक है। ये ना तो सेकंड फॉर्म है, ना ये फर्स्ट फॉर्म है, ना ये थर्ड फॉर्म है, ना ही इसमें आईएनजी लगा हुआ है। ये एक प्लेन वर्ब फॉर्म है और प्लेन वर्ब फॉर्म को ही हम इम्परेटिव वर्ब कहते हैं। और ये इम्परेटिव वर्ब जो होती हैं हमेशा इम्परेटिव मूड को व्यक्त करती हैं। इम्परेटिव वर्ब जो होती हैं वो हमेशा इनका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है। अब आप कहेंगे कि सेकंड पर्सन क्यों होता है। तो सेकंड पर्सन इसलिए होता है कि जब भी आप कोई कमांड इशू करते हैं या कोई डायरेक्टिव इशू करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कमांड इशू करने वाला व्यक्ति पहला व्यक्ति होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, और उस कमांड को या उस डायरेक्टिव को मानने वाला जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं दूसरा व्यक्ति यानी सेकंड पर्सन। तो हमेशा कमांड करने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और हमेशा कमांड को फॉलो करने वाला या मानने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। इसीलिए हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो इम्परेटिव वर्ब होती हैं वो सेकंड पर्सन वर्ब होती हैं, उनको हम जो है सेकंड पर्सन वर्ब भी कहते हैं इम्परेटिव वर्ब्स को। और इसीलिए हमेशा जो इम्परेटिव वाक्य होते हैं उनमें सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है, या उनका जो कर्ता जो होता है सब्जेक्ट होता है वो सेकंड पर्सन होता है हमेशा। तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि जब हम इम्परेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो ये लेट कहाँ से आया। तो इसके लिए ज़रा हम एक्टिव वॉइस का जो एक्चुअल वाक्य है वो देखते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर हम ओपन द डोर जो है सेंटेंस लिखा या बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वह वो सेकंड पर्सन होता है, यानी यू होता है। और
चूँकि ये चीज़ हमेशा होती है, ये ज्ञात है सभी को, इसीलिए हम जो है यू शब्द को हटा देते हैं, विलोपित कर देते हैं। इसका प्रयोग हम बोलने या लिखने में नहीं करते। इसलिए जो व्यवहारिक रूप से इम्परेटिव सेंटेंस बन के तैयार होता है, वो बन के तैयार होता है ये, ओपन द डोर। ये व्यवहारिक रूप से सेंटेंस बन के तैयार होता है और यही हम अक्सर बोलते लिखते हैं। तो जब हम इस प्रकार के वाक्य का जब हम पैसेज बनाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर्ता यू यानी जो सेकंड पर्सन है वो हमने प्रयोग किया है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, समझाने के लिए कि आपको पूरा, ताकि वाक्य का स्वरूप नज़र आए। तो यू ओपन द डोर, ये वाक्य मान लीजिए कि कोई फर्स्ट पर्सन है, वो कोई कमांड कर रहा है ओपन द डोर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं ओपन द डोर, इट मीन्स यू ओपन द डोर। तो यहाँ पर यू जो है आपका सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है और ओपन आपकी जो है इम्परेटिव वर्ब है, और ये इम्परेटिव वर्ब जो है एक्सप्रेस कर रही है इलोक्यूशनरी मीनिंग, और जो इलोक्यूशन मीनिंग निकल रहा है वो निकल रहा है ऑर्डर। अब आपके मन में एक और सवाल उठेगा कि ये इलोक्यूशनरी मीनिंग क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी इम्परेटिव वर्ब्स, जितने भी इम्परेटिव वर्ब्स होती हैं या जो भी वर्ब प्लेन फॉर्म में आती है, वह सभी क्रियाएं इलोक्यूशनरी मीनिंग व्यक्त करती हैं। इलोक्यूशनरी मीनिंग का मतलब होता है कि जब भी हम कोई कमांड करते हैं या जब भी हम कोई डायरेक्टिव इशू करते हैं तो हमेशा बोल करके करते हैं, यानी जो हमारा एक्शन होता है, यानी जो फर्स्ट पर्सन कार्य करता है वो बोल करके या लिख करके करता है, और बोल करके लिख करके करने को ही हम इलोक्यूशनरी कहते हैं, और इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो इलोक्यूशन मीनिंग कहलाता है। और वह इलोक्यूशनरी मीनिंग डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप जो टू पर्सन की होती है या सिचुएशन होती है वो कैसी है, ठीक है। इसका जो अर्थ है वो इसी आधार पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए टीचर अपने स्टूडेंट को कोई कमांड करता है, तो जब वो कमांड करेगा तो उसका जो लहजा होगा, उसका जो ढंग होगा, वो जो व्यक्त होगा, वो उसका इलोक्यूशन मीनिंग ऑर्डर निकलेगा। अगर कोई बेटा अपने पिता को कोई कमांड कर रहा है, तो जब वो कमांड करेगा, जब वो इम्परेटिव वर्ब वो बोलेगा, तो उसका इलोक्यूशनरी मीनिंग जो है क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। उसका इलोक्यूशनरी मीनिंग रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अगर कोई कमांड करता है तो उसका इलोक्यूशनरी मीनिंग एडवाइस होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इम्परेटिव वर्ब हैं वो सभी इम्परेटिव वर्ब अपना इलोक्यूशनरी मीनिंग एक्सप्रेस करती हैं, उनका इलोक्यूशनरी भाव निकलता है, और यह भाव डिपेंड करता है रिलेशनशिप ऑफ द टू पर्सन्स और सिचुएशन के आधार पर। यानी उनके ओहदे क्या हैं उन दो लोगों के, या उनका आपसी संबंध क्या है, या अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को कमांड करेगा तो वो अक्सर जो है उसका जो इलोक्यूशन मीनिंग निकलेगा वो ऑर्डर निकलेगा, ठीक है। तो ये बात डिपेंड करती है कि जो दो लोग हैं उनके बीच का संबंध कैसा है, उनके क्या पदनाम हैं, उनके क्या ओहदे हैं, और उसी के आधार पर उनके इलोक्यूशनरी मीनिंग व्यक्त होंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए एक टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहा है ओपन द डोर, तो उसका जो इलोक्यूशनरी मीनिंग निकल रहा है वो ऑर्डर निकल रहा है, ठीक है। उसका भाव जो है आदेश का भाव निकल रहा है, आज्ञा का भाव निकल रहा है, वह अपनी बात आज्ञा में कह रहा है, ठीक है। तो जितने भी इम्परेटिव वर्ब होंगी वो अपना एक इलोक्यूशनरी मीनिंग व्यक्त करेंगे, वो डिपेंड करेगा उनके रिलेशन के आधार पर, ठीक है। तो अब हम बात
आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जब हम ऐसे इम्परेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है और लेट क्यों आ जाती है, इस बात पर हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं एक्टिव वॉइस का, यू ओपन द डोर, ये एग्जांपल दिया गया है। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप जानते हैं पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार ये हमारी क्रिया है और इसका जो ऑब्जेक्ट है द डोर है। तो पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार जो एक्टिव वॉइस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में अनडूअर सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर द डोर जो है अनडूअर सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं इस वाले वाक्य में यहाँ कोई जो है एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी गई है। तो पैसिव वॉइस में भी जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब दी गई होती है तो हम पैसिव वॉइस में भी एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अगर एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी गई है तो हम पैसिव वॉइस में भी एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते। तो हमने भी यहाँ पर जो है एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। अब इसके बाद नंबर आता है पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का, क्योंकि इसकी ही सहायता से हम वाक्य को पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो हमने पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का प्रयोग किया, और ये पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी जो ओपन क्रिया जो प्लेन वर्ब फॉर्म थी यानी इम्परेटिव वर्ब थी उसके फॉलो अप इफेक्ट में ये बी वर्ब बी अब प्लेन वर्ब फॉर्म का कार्य कर रही है। ठीक है, ये प्लेन वर्ब फॉर्म का कार्य कर रही है और यह बी यहाँ पर इस प्रकार से इम्परेटिव वर्ब बन जा रही है। और इम्परेटिव वर्ब के साथ साथ ये पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो बी है ये पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब का भी कार्य कर रही है। तो यानी डबल रोल में, यानी ये इम्परेटिव वर्ब का भी कार्य कर रही है प्लेन फॉर्म होने के कारण, और पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब का भी कार्य कर रही है बी होने के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बी वर्ब का हमने प्रयोग किया। और बी वर्ब के प्रयोग करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी एक्टिव वॉइस में जो हमारी मेन वर्ब होती है उसको हम पैसिव वॉइस में पैसिव पार्टिसिपल बना देते हैं, यानी कि उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और इस प्रकार से हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चेंज हो गई ओपन्ड। अब बात आती है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम एजेंट बना देते हैं बाई के द्वारा। तो हमने यहाँ लिख दिया बाई यू। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है बाई यू लिख दिया और हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस बन के तैयार हो गया पैसिव वॉइस का। तो आपने देखा कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस दिया गया था उसका हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किया, और वो बिना किसी अड़चन के कंप्लीट रूप से नियम के अनुसार करेक्टली ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं हमने कहीं लेट वर्ब का प्रयोग किया नहीं है, लेकिन जब भी हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हम लेट वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या माजरा है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई हम इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट लगाते हैं। तो भाई लेट थोड़ी सिद्ध कर रहा है इस वाक्य में कि लेट के ही द्वारा ये सिद्ध हो रही है बात कि आप इम्परेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। इम्परेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने में तो आप देखिए आपकी जो इम्परेटिव वर्ब है जिसको अपन प्लेन वर्ब फॉर्म कह रहे हैं ये सिद्ध कर रहा है। एक्टिव वॉइस में ये क्रिया जो प्लेन वर्ब फॉर्म में आई है इसलिए ये क्रिया यहाँ पर जो है इम्परेटिव सेंटेंस को सिद्ध कर रही है, और यहाँ पैसिव वॉइस में जो बी वर्ब है जो पैसिव ऑक्सिलरी का भी कार्य कर रही है और प्लेन वर्ब फॉर्म का भी काम कर रही है। तो ये बी जो है प्लेन वर्ब फॉर्म का कार्य कर रही है, इसलिए ये यहाँ पर सिद्ध कर रहा है कि ये वाक्य पैसिव वॉइस है। तो ये तो प्रश्न उठता ही नहीं है कि लेट वर्ब जो है यहाँ पर पैसिव वॉइस बना रही है इम्परेटिव का, इसलिए लेट वर्ब का प्रयोग किया है। ये यहाँ ये बात नहीं सिद्ध कर रही है। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा तो फिर क्यों हमने लेट का प्रयोग किया है? तो मुद्दा ये है कि
आप जैसा कि अभी आपने इम्परेटिव वर्ब की परिभाषा को गौर किया था कि जो इम्परेटिव वर्ब होती है वो एक प्लेन वर्ब फॉर्म होती है और वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है, लेकिन टेंस वर्ब नहीं होती है। और इसको अपन सेकंड पर्सन वर्ब फॉर्म कहते हैं बिकॉज इट इज़ यूज टू इशू डायरेक्टिव्स और कमांड, एंड यू वेरी वेल नो दैट द डायरेक्टिव्स or commands are issued to the second person only, therefore imperative verb is second person verb। ठीक है, तो इसलिए जो है इम्परेटिव वर्ब में सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है और ये सेकंड पर्सन वर्ब कहलाती है। लेकिन जब जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया तो यहाँ जो सब्जेक्ट आया इम्परेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस कन्वर्ट होने पर द डोर, और ये द डोर आप जान रहे हैं थर्ड पर्सन अनडूअर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन। और इम्परेटिव वाक्यों में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और यहाँ ये आ रहा है थर्ड पर्सन। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में थर्ड पर्सन इम्परेटिव नहीं होता है या फर्स्ट पर्सन इम्परेटिव नहीं होता है, सिर्फ सेकंड पर्सन इम्परेटिव होता है। और इसीलिए इस थर्ड पर्सन के आ जाने के कारण यहाँ पर लेट वर्ड का प्रयोग एक इम्परेटिव मार्कर के रूप में किया गया है, जो ये इंट्रोड्यूस कराने का कार्य कर रहा है कि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो इम्परेटिव वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब भी कोई वाक्य थर्ड पर्सन इम्परेटिव के रूप में लिखा जाता है या फर्स्ट पर्सन इम्परेटिव के रूप में लिखा जाता है, तब वहाँ पर हम जो है लेट वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन इम्परेटिव मार्कर के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसीलिए लेट शब्द का प्रयोग इम्परेटिव वर्ब के रूप में इम्परेटिव मार्कर के रूप में इम्परेटिव सेंटेंस में किया गया है। यही एक कारण है जिसके कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार अब आपको पता चला कि लेट शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया, जबकि पैसिव वॉइस तो हमारा देखिए ये बन के तैयार हो गया था। पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार हमने जो है इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस तरीके से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसमें हमने कहीं भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी लेट लगाने की। लेकिन बात ये आती है कि ये जो आपका पैसिव वॉइस कन्वर्ट हुआ है, इसमें ये कैसे सिद्ध हो कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आप कहेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस तो सिद्ध हो रहा है आपकी बी प्लेन वर्ब फॉर्म से, क्योंकि अभी आपने बताया है कि प्लेन वर्ब फॉर्म जो है इम्परेटिव वर्ब फॉर्म होती है, और जिसके कारण ये सिद्ध हो रहा है कि वाक्य इम्परेटिव है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बिल्कुल बी जो वर्ब है वो प्लेन वर्ब फॉर्म है, जिसके कारण ये इम्परेटिव सेंटेंस कहला रहा है, क्योंकि प्लेन वर्ब फॉर्म ही इम्परेटिव वर्ब फॉर्म होती है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है। लेकिन बात ये आती है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो एग्रीमेंट करती है, क्योंकि वो आप अभी हमने कहा कि जो इम्परेटिव वर्ब होती है वो फाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये वर्ब आपकी फाइनाइट है, तो फाइनाइट वर्ब के रूप में कार्य करती है। तो आप जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो है उसके साथ फाइनाइट होगी, तो फाइनाइट तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हो रही है, क्योंकि इम्परेटिव वर्ब जो होती है वो सेकंड पर्सन वर्ब होती है। और यहाँ आ गया आपका द डोर जो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ ये जो इम्परेटिव वर्ब कैसे एग्री करेगी, इसलिए यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन इम्परेटिव मार्कर के रूप में लेट का प्रयोग किया गया है, और इसीलिए लेट लगाई गई है। ठीक है, इसीलिए जो थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस बनेंगे उनमें आप उनमें लेट वर्ब का प्रयोग देखेंगे, उन सभी में लेट शब्द का प्रयोग किया गया होगा, ये बताने के लिए कि दिया गया वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में तो है, लेकिन उसका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। इसलिए इनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में सेकंड पर्सन ही इम्परेटिव वर्ब का सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन नहीं होता है, इसलिए इनको अंग्रेजी भाषा में इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यही रहस्य है कि
इम्परेटिव वाक्य का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर आप इस प्रकार से लेट को लगा हुआ पाते हैं, देखते हैं, और इस तरीके से आपका एकदम करेक्ट वाक्य इम्परेटिव का पैसिव वॉइस बनता है। तो दोस्तों, आपने बड़े गौर से इस बात को समझा, जाना, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप आगे के वीडियो भी देखते रहिएगा, उनको लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।